ये कहा गया है कि एक तिथि के 2 भाग कर दिए जाएं अगर, तो हमें करण की प्राप्ति होती है। एक तिथि का मान 12 डिग्री होता है। हम जानते ही हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो दूरी है, अब देखिए हमने योग में क्या किया था, चंद्रमा और इनके बीच में जोड़ कर दिया था, लेकिन यहाँ पर करण में इनके बीच के डिस्टेंस को बताया गया है। जब इनके बीच का डिस्टेंस 12 डिग्री कम से कम हो तो एक तिथि का निर्माण होता है। लेकिन करण क्या है, इसका भी आधा हिस्सा करण कहलाता है, अर्थात 6 डिग्री का मान। अब हम ये जानेंगे कि करणों के नाम क्या है। करण 11 होते हैं, कुल 11 करण है। जैसे हमने यहाँ जाना कि 27 योग है, इसी प्रकार अब हम जानेंगे कि करण कितने हैं। करणों की संख्या 11 है और इनके नाम इस प्रकार हैं। पहले है बव, दूसरा है बालव, तीसरा है कौलव, चौथे हैं तैतिल, पांचवे हैं गर, फिर आते हैं वणिज, और फिर सातवां आते हैं विष्टि, आठवें हैं शकुनी, नौवें करण का नाम है चतुष्पद, 10वें करण का नाम है नाग, और 11वें करण का नाम है किंतुग्न। अब यहां पर देखिए करणों के नाम में, देखिए मैंने 2 ग्रुप में इनको लिखा है, 7 और 4 के। करणों की कुल संख्या 11 है, जिनमें ये वाले 7 करण चर करण कहलाए हैं और ये स्थिर करण है। स्थिर करण में क्या है कि ये एक निश्चित तिथि को ही आते हैं और ये पूरे महीने रिपीट होते हैं। अब हम इसको एक लिस्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हम ये जानते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो ऐसे 15-15 तिथियां बनती हैं। यहां पर देखिए कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 15-15 तिथियां बनती हैं, और जब शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, इसका मतलब अमावस्या के अगले दिन जब शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, तब पहली जो तिथि है वो प्रतिपदा है। उसमें तिथि में 2 आपको करण मिलेंगे, और वो कौन से करण होते हैं? पहला होता है किंतुग्न, दूसरा होता है बव, और उसके बाद बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। 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 ये रिपीट हो रहे हैं। देखिए, तो रिपीट होने का मतलब कि ये चर करण है। इसके बाद देखिए बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। इसी तरह से बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। अब यहां ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन से? ये 7 करण। लेकिन यहां अब आ गया शकुनी, चतुष्पद, नाग, और यहां पर किंतुग्न। ये 4 करण ऐसे करण हैं जो हमेशा स्थिर रहते हैं और एक निश्चित तिथि पर ही आते हैं। अब उसको देखते हैं। कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि यानी कि चतुर्दशी को जो उत्तरार्ध का करण होगा वो शकुनी होगा। अमावस्या पे पूर्वार्ध का जो करण होगा वो चतुष्पद, उत्तरार्ध का जो करण होगा वो नाग,
और अगले दिन प्रतिपदा पर जो पहला करण यानी कि उत्पूर्वार्ध का करण होगा वो किंतुग्न होगा, ये निश्चित है। तो इसीलिए इन्हें स्थिर करण कहा गया है। तो स्थिर करण कौन कौन से हैं? शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंतुग्न। ये फिक्स्ड हैं, ये इन्हीं तारीखों में आएंगे। बाकी के 7 करण रिपीट होते रहते हैं। अब हमें सीखना है क्या? हमें तो गणित सीखना है, ठीक है। अब इनकी शुभता अशुभता वो सब चीजें भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम पहले, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर क्या है, गणित को सीख पाना, ठीक है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा करण चल रहा है, ये जानना हमारा मकसद होता है। तो आइए तो हम तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए तो फिर तिथि का निर्धारण करना पड़ेगा। हाँ, तिथि का निर्धारण करना पड़ेगा। तो तिथि सपोज के, दैट आज ही का उदाहरण लेकर के तिथि का निर्धारण कर लिया जाए फिर। हाँ जी बिल्कुल कर लेते हैं। तो आज हम पहले तिथि का देख लेते हैं कि तिथि कौन सी है। तो आज का ही अगर हम उदाहरण ले रहे हैं गुरुजी की आज्ञा के अनुसार, तो 13/2/2026। तो तिथि के निर्धारण में हम क्या करते हैं, चंद्रमा और सूर्य के बीच के डिस्टेंस को पता लगाते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कितना गैप है। तो हमें पता होना चाहिए चंद्र स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट। तो एक बार फिर से हम इनको लिखते हैं, अभी हमने पहले भी लिखा। तो सूर्य है आज कुंभ राशि में, अर्थात मकर राशि को पार कर चुके हैं, 10 राशियां पार करके 0 डिग्री 6 मिनट और 10 सेकंड पर है। इसी प्रकार चंद्रमा का अगर हम देख रहे हैं तो वो धनु राशि में है, यानी कि 8 राशियों को पार करके, धनु राशि 9वीं राशि होती है, तो 8 डिग्री 31 मिनट और ये भी 10 सेकंड पर है। अब इन दोनों के अंतर को हमें देखना है। चंद्रमा में से सूर्य को घटा देंगे। अगर हम चंद्रमा में से सूर्य को घटाएंगे तो हमें पक्ष का भी पता चलेगा। तो चंद्रमा है 8 राशि पार, 8 डिग्री 31 मिनट और 10 सेकंड। इसमें से घटा देते हैं 10 राशि पार, 0 डिग्री 6 मिनट और 10 सेकंड। तो दोनों को घटाने पर, अब कहेंगे कि ये मान कम है ये ज्यादा है। इसमें हम जानते हैं कि जब राशियों का मान ऐसे होता है तो हम इसमें 12 जोड़ देते हैं। तो 8 + 12, क्योंकि कुल राशियां कितनी है, 12 12। राशियां हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20। अब देखिए जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, ये हो गया 0 सेकंड, 31 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा 25 मिनट, 8 में से 0 को घटाएंगे तो 0 डिग्री, और 20 राशियों में से जब 10 राशियां घटाएंगे तो ये आएगा। हमने जब तिथि का निर्धारण किया था तो हमने जाना था कि एक तिथि का मान क्योंकि 12 डिग्री है, तो ये जो अंतर आया इसको हम 12 डिग्री से भाग भी करेंगे। तो भाग अब ऐसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये मिनट में लिखा है, ये डिग्री में लिखा है, ये राशि में लिखा है, हमें रूपांतरित करना पड़ता है। तो आइए इसको रूपांतरण करें, बहुत ही आसान है। राशियों को जब हम डिग्री में बदलेंगे तो 30 से गुणा करेंगे, तो 30 गुणा 10 300 में 8 जोड़ेंगे तो 308, और 308 को जब हम 60 से गुणा करेंगे तो आता है 18,480, जिसमें ये 25 मिनट भी जोड़ देंगे। मैंने थोड़ा हो सकता है जल्दी से कर दिया हो, लेकिन इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसकी भी मानसिक प्रयास करिया जाए कि कैसे तेजी से किया जा सकता है। तो इसको जब हमने जोड़ा तो यहाँ 5 10 और ये आ गया 5, तो 18,505 को, अब 12 डिग्री का क्या मतलब हुआ, 12 डिग्री में भाग 720 मिनट होगा ना। तो 18,505 को भाग कर दीजिए 720 मिनट से,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर आ गया 25.70। 25.70 का क्या मतलब हुआ कि कौन सी तिथि चल रही होगी? तो 30वीं तिथि पे तो अमावस्या हो जाती है, 29वीं तिथि पर 29वीं तिथि पर चतुर्दशी हो जाती है, और उससे पहले त्रयोदशी हो जाती है, और उससे पहले द्वादशी। तो 29, 28, 27 द्वादशी, और 26वीं तिथि पर एकादशी। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि 26वीं तिथि चल रही है, 25 तिथियां पूरी हो चुकी हैं, और 26वीं तिथि चल रही है। और 26वीं तिथि कौन सी होगी? कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो क्या आज कृष्ण पक्ष की एकादशी है? जी हाँ है। हाँ जी। तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि आज कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो इसी को ही अब हमें करण में गणना करनी हो तो हम क्या करें? आइए इसको करण में गणना करें। तो हमें ये पता चल गया कि चंद्रमा का भूगांश और इसके भूगांश का अंतर ये है 10 राशि पार। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 10 राशि पार 8 डिग्री 25 मिनट। तिथि के लिए हमने 12 से भाग किया था, अब हम क्या करेंगे? इसको 6 डिग्री से भाग करेंगे। हमें यहाँ पर ये गणना करने पर पता चल गया था कि 18,505 आया था, तो 18,505 यहाँ मिनट लिख देंगे। लेकिन यहाँ 6 डिग्री है, तो 6 गुणा 60 कितना होता है? 360। तो 360 मिनटों से अब यहाँ भाग करेंगे, तो 505 भाग 360 करने पर हमें प्राप्त हुआ 51.40277777। इसका मतलब 52वां करण चल रहा है। तो 52वां करण कब आएगा? एकादशी पे ही तो आएगा। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ये बव है या बालव है। तो एकादशी पे जो करण आ रहा है वो 26वां दिन है। ठीक है, तो 26वें दिन पर हमें 2 करण प्राप्त होते हैं। ये हो गया 52, ये हो गया 51। तो पंचांग में भी क्या कहा गया है? यहाँ पर भी हमें मेंशन किया होता है ये। ठीक है, तो 52वें करण का अर्थ हो गया कि या तो बव होगा या बालव होगा, लेकिन 51वां होता है बव और 52वां होता है बालव। ठीक है, तो इस तरह से हम करण की भी गणना कर सकते हैं। अब आइए ये जाने कि पंचांग में किस तरह से लिखा रहता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम करण की गणना देखते हैं तो करण को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर केवल एक एक करण लिखा रहता है, यहाँ पर दोनों करण नहीं लिखे होते। यहाँ पर केवल एक ही नाम लिखा होता है। ठीक है, तो पूर्वार्ध का या उत्तरार्ध का एक ही तो लिखेंगे, दोनों को लिखने का स्पेस ही नहीं होता, तो इसलिए कुछ ये कहते हैं कि पूर्वार्ध का लिख दिया। तो करण को पढ़ते समय पंचांग में हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पूर्वार्ध लिखा है। किसी किसी पंचांग में मैंने उत्तरार्ध का लिखा हुआ भी देखा है, किसी किसी पंचांग में दोनों रहता है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में दोनों होता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी जी। बात है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ 2 पंचांगों के पेजेस लगाए हैं, तो दोनों में केवल एक एक ही लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी पंचांग में दोनों ही लिखे हैं। मेरे में दोनों मैडम। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आपका पंचांग बहुत अच्छा पंचांग है यानी कि। तो इस तरह से हम तिथि की गणना, करण की गणना, योगों की गणना, ये सभी। हाँ जी, हाँ जी भैया, आप कुछ बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये करण की गणना, ये सारी गणनाएं करनी जरूर सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? अब देखिए यहाँ पर 52वां जो आया वो बालव है। तो अगर हम आज कोशिश करेंगे पंचांग में देखने की, आज 13 तारीख है, तो 13 तारीख 13, ये 18 फरवरी है,
13 तारीख को कौन सा दे रखा है? देखिए यहाँ लिखा है बालव, यानी कि इस पंचांग में भी उत्तरार्ध के ही करणों का मेंशन किया गया है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो हमने गणना की है वो बिल्कुल ठीक की है। इसी तरह से दूसरे पंचांग में देख लेते हैं कि उसके आगे टाइम भी लिखा हुआ है हाँ मैडम। जी, वो समय भी लिखा हुआ है। लेकिन भैया हम तो यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? हम तो सीख रहे हैं कि गणित से उसको कैसे निकालें। चलिए फिर भी टाइम को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा होता है ये खत्म होता है, ये जो समय लिखा होता है ये इनकी समाप्ति का समय लिखा होता है कि इतने बजे ये समाप्त हो जाएगा, इतने बजे ये समाप्त हो जाएगा, इतने बजे ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर घंटे मिनटों में ये चीज मेंशन की गई है। यानी कि बालव करण जो है वो 3:15:46 लिखा है ना, अर्थात 3 दोपहर के 46 मिनट पर खत्म हो जाए। उसके बाद तैतिल करण आ जाएंगे। उसके बाद बालव के बाद कौन सा आता है? बालव के बाद तैतिल थोड़ी आता है, बालव आता है। ठीक है? तो इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है? बव बालव कॉलम। तो बालव के बाद कॉलम शुरू हो जाएगा, फिर तैतिल गर्भणी ज्विष्टि। यहाँ पर कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है ये अभी हमने नहीं जाना। जब हम इसकी पुनरावृत्ति क्लास करेंगे तब हम ये भी जानेंगे